चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही सबको क्लियर? वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने न्यूमेरिकल किया था, जिसमें एक ओपन सर्किट टेस्ट के अपन ने पैरामीटर्स इसमें निकाले थे, और एक और चीज दी थी आपकी वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी एट फुल लोड, मतलब फुल लोड के लिए इसकी रेगुलेशन की वैल्यू और एफिशिएंसी की वैल्यू। तो किसी ने न्यूमेरिकल ये वाला किया बेटा? किसी का आंसर आए तो बताएं। सेकंड वाले इसमें पार्ट का इसका परसेंटेज रेगुलेशन किसका? 97.2। हाँ बताओ निधि, परसेंटेज रेगुलेशन कितना आया? 97.2%। 97.2। और रेगुलेशन कितना आया? एफिशिएंसी कितनी आई है? सर ये एफिशिएंसी है। हाँ, एफिशिएंसी आपकी आई है 97.2, बिल्कुल सही है ये। और रेगुलेशन कितना आया? 2.21। 2.21। हाँ, वेरी गुड। एफिशिएंसी जो है वो है आपकी इसकी 97.2%। ठीक है, फुल लोड केस में। और जब 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग अपन यूज करेंगे, और रेगुलेशन इसका आएगा आपका 2.2%। ठीक है ना? बाकी स्टूडेंट्स भी इसको सॉल्व करके, मैंने असाइनमेंट ओपन कर दिया है इसका ट्रांसफार्मर का, उसमें अपलोड कर देना। बताएं बेटा, हाफ लोड के लिए एफिशिएंसी कितनी आई है? परसेंट एफिशिएंसी फॉर हाफ लोड 96.9। हाँ 96.9। हाँ, वेरी गुड। जैसे आपने इसमें हाफ लोड है तो एक्स के वी इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाइव डिवाइड बाय एक्स के वी मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाइव प्लस पी आयरन प्लस पी कॉपर। ठीक है, सब सारी वैल्यू आपको इसमें गिवन है। जैसे आप सारी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, हाफ लोड मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? सिंपल है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको इतनी। 0.5 कि कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है बेटा ये? 8 केवीए का। ठीक है, 8 इंटू 1000 कॉस फाइव की वैल्यू 0.8 पावर फैक्टर दी हुई है यहाँ पे, है ना। फुल लोड के लिए भी ऐसी ही अपन ने इसमें रेगुलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करी है 0.8 प्लस पी आयरन। अब ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो आपके इसमें पैरामीटर्स दिए हैं लॉसेस की, मतलब 75 वॉट और 110 वॉट, ये हो जाएगा आपका इसके लॉसेस। तो आयरन लॉस हो जाएगा आपका 75। हाँ, यहाँ पे ये एफिशिएंसी एट हाफ लोड है, इसका मतलब आयरन लॉस, जो कॉपर लॉस होगा विद कॉपर लॉस अपन जो यूज करेंगे वो एक्स स्क्वायर टाइम यूज करेंगे, मतलब 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 110। ठीक है, लाइक दिस। तो उसको जैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी बिल्कुल सही अभी आंसर दिया है 96.9, 96.89 या 96.9, बात एक ही है। सबका आया ये वाला आंसर? व्हेन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी फॉर दिस, इसे सॉल्व किया जाए अपन एफिशिएंसी को। यस सर। ओके, तो कॉपर लॉस के साथ हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ये अपन भूल जाते हैं, जैसे मैं अभी भूल गया था, इसमें एक्स स्क्वायर टाइम्स रहेगा। तो कॉपर लॉस एक तरीके का क्या है आपका, आई स्क्वायर आर लॉस होता है। तो जहां भी करंट का कंपोनेंट रहेगा उसको अपन एक्स स्क्वायर टाइम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल वगैरह इसमें कंप्लीट होते हैं। अब एक पीडीएफ है, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ और आप लोगों से शेयर भी कर लेता हूँ, जिससे आपको इसको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अपन जानते हैं कि इसमें पीडीएफ, इसमें जब अपन इसको यूज कर रहे हैं तो फॉर दिस,
यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें ट्रांसफॉर्मर से इसको अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट अपन ने पढ़े हुए हैं इसमें, वो इसमें सब चीजें इसमें आ रही हैं। इसकी स्टार्टिंग जो है वो आपकी ट्रांसफॉर्मर से हो रही है। अब फॉर दिस वैल्यू, अब यहाँ पे जो अपन इसमें देख रहे हैं, इसकी वैल्यू जो आ रही है आपकी, मतलब पीडीएफ, उसमें जो जो पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं इसमें, लाइक दिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था इसमें, है ना। और इसमें कैसे ट्रांसफॉर्मर आपका इसमें वर्किंग करता है, विद द हेल्प ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड लोड, ये अपन इसमें देख रहे हैं। देन आफ्टर दैट डीसी सप्लाई ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज होती है क्या नहीं होती, उसके बारे में जस्टिफिकेशन है। मतलब सिंपल क्या है, ट्रांसफॉर्मर जो अपना वर्क होता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो कभी भी अपन डीसी सप्लाई का इसमें यूज नहीं करते हैं फॉर दैट पैरामीटर, ठीक है। ऐसी कंस्ट्रक्शन अपन ने पढ़ा हुआ है। ये बस मैं एक बार छोटा सा आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि ये टॉपिक्स हैं। दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर आपने देखे थे। सबसे पहला था आपका कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में इसमें जो जैसे दिख रहा है आपको, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दो वाइंडिंग कनेक्टेड है। सप्लाई आपने प्राइमरी में दी है और जो लोड है उसके अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट हो रही है यहाँ पे। सिमिलरली शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, जो अपन ने इसमें पैरेलल मैग्नेटिक पाथ का डायग्राम जो देखा था, तो उसमें भी शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के इसमें दिखते हैं कि अपन किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका, वो लेफ्ट और राइट साइड, इन दोनों साइड आपका इसमें वेरी करता है। इसके बारे में कंपैरिजन किस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। जैसे किसी ने उस दिन पूछा था कि ऊपर टैंक लगा होता है, तो टैंक जो होता है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर, ठीक है ना। पूनम चंद ने शायद पूछा था एक दिन कि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक टैंक टाइप का रहता है, तो उस टैंक टाइप का रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें अपन कंजर्वेटर का यूज करते हैं। इसका काम क्या रहता है कि आपकी इसमें एयर सर्कुलेशन की काम आता है आपका, और इसमें आपका अंदर जो हीटिंग है, उस हीट है उसको कम करता है, ठीक है। इसके अपन ने ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन किया था। इसकी वैल्यू जो आई थी आपकी, वो आई थी आपकी इक्वल टू 4.44 FN1 5M फॉर प्राइमरी साइड एंड E2 इक्वल टू 4.44 FN2 5M फॉर सेकेंडरी साइड, ये हो गया था। ऐसे आपका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये भी अपन ने देखा था, जब वैल्यू ऑफ के E2/N1 और N2/N1। आइडियल ट्रांसफार्मर का केस, ये अपन ने देखा है इसमें। वोल्ट एम्पियर रेटिंग, आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, मतलब ट्रांसफार्मर की जो अपन ने स्टार्टिंग करी थी, फॉर दैट सबसे पहले स्टार्ट अपन ने किया उसको नो लोड कंडीशन से, फिर अपन उसको फुल लोड कंडीशन में ले गए हैं। तो फॉर नो लोड कंडीशन एक आपका जो डायग्राम है सप्लाई का, वो ये आया आपका इस तरीके से, लाइक दिस। और इसी तरीके से इसका फेजर डायग्राम भी अपन ने बनाया हुआ है, ठीक है। फेजर डायग्राम आपको मैंने बताया था। जैसे ये वाला अपन ने फेजर डायग्राम अपन ने नो लोड के लिए बनाया हुआ है, वैसे ही डायग्राम आपका ऑन लोड कंडीशन में भी अपन देखेंगे। बस उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसमें डिफरेंस हो जाएगा आपके करंट की वैल्यू का, मतलब करंट अब यहाँ पे इसमें वेरी करेगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे लाइक दिस। अब यहाँ पे ऑन लोड कंडीशन है, नो लोड और ऑन लोड, इन दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पे इस फेजर डायग्राम में I1 करंट जो है, इसका मतलब ये है, ये आपका नो लोड कंडीशन के लिए है, ठीक है ना। मैं मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अब ये एक I2 करंट जो आ गया है, ये आपका ये करंट ये बता रहा है कि अब आपका फेजर डायग्राम इसमें ऑन लोड कंडीशन पे है। अब ऑन लोड कंडीशन पे आपका जो लोड है वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो रेजिस्टिव हो, इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो। अपन ने सिंपल एक I2 करंट लिया हुआ है यहाँ पे, और उसको V2 से यहाँ पे लैग कर दिया है, ठीक है। जैसे V1 को क्योंकि एक तरीके का अपन इंडक्टिव कंपोनेंट लेके चल रहे हैं इसमें, जैसे अपन ने I1 को लैग कराया है V1 से, वैसे अपन ने I2 को भी यहाँ पे V2 से लैग कराया हुआ है, ठीक है। ये उसके बारे में ही थोड़ा सा इसका ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में अपन ने क्या देखा था कि जब भी कभी भी अपन जब लॉसेस कंसीडर कर लें, वाइंडिंग रेजिस्टेंस ले लें, मतलब R1 R2 की वैल्यू ले लें, या फिर मैग्नेटिक लीकेज ले, मतलब X1 ले लें इसमें, तो उसके लिए ये सारी वैल्यू अपनी, सॉरी लाइक दिस, हाँ।
आयरन लॉसेस आपके लिए आ जाए, वाइंडिंग रेजिस्टेंस आ जाए, मैग्नेटिक लीकेज आ जाए, तो उसके लिए अपन इसमें किसकी वैल्यू लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये अपन ने सारे इसमें वैल्यू ली हुई है। प्राइमरी साइड जो है वो R1 X1 अपन ने सब सारे इक्विवेलेंट सर्किट में लिया हुआ था, और सेकेंडरी साइड में जो है वो आपका R2 और X2। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और नो लोड कंडीशन, जब कोई लोड करेक्ट नहीं है उस टाइम पे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिखा हुआ है, बनाया हुआ है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आई नॉट कंपोनेंट मतलब जो आपका IW और IM जो आपने शंट ब्रांच ली हुई थी उसको अपन ने रिजॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, और उसके बारे में इसमें तो बताया गया है। ये वही फेजर डायग्राम में जब अपन ने करंट को डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड में ले लिया है इसमें, तो उसी करंट को यहाँ पे बताया गया है अपने प्राइमरी साइड में। ये देखिए ऊपर के साइड, यहाँ पे जो ऊपर लेफ्ट राइट हैंड साइड जो फेजर डायग्राम है, फ्लक्स तो आपने क्या किया हुआ है, ऐसा फ्लक्स आपने इसमें रेफरेंस में लिया हुआ है। ठीक है ना, अब एक नो लोड करंट आपने ले लिया है इसमें I0, है ना, क्योंकि आपका अब यहाँ पे क्या है, I1 करंट जो है वो दो पार्ट में इसमें डिवाइड हो रहा है। अपन एक एडिशनल करंट जो फ्लो करा रहे हैं उसके कारण भी करंट की वैल्यू आ रही है, तो वो आपका I2 डैश और I1 ये करंट आ रहा है। और मेन जो फ्लक्स जो इसमें आपका जो फेज डिफरेंस आ रहा है φ1, वो φ1 फेज डिफरेंस किस किसके बीच है, वो φ1 फेज डिफरेंस अपन ने लिया हुआ है यहाँ पे V1 और I1 के बीच। ठीक है, और I2 करंट तो आपका इसमें है। इस फेजर डायग्राम में कोई डाउट तो नहीं, जैसे अपन ने नो लोड के लिए बनाया था वैसे ही ये ऑन लोड कंडीशन पे ही है आपका। ठीक है, ऐसी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बारे में आपका R1 X1 R2 X2। है ना, और ये इम्पीडेंस का रेशियो मतलब जो अपन फेज शिफ्टिंग की थी अपन ने, दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड या इक्विवेलेंट सर्किट रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, उसको अपन ने लिया था, तो उसमें कैसे आ रहा है आपका, वो इसमें वैल्यू आ रही है। किस तरीके से है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब अपन सेकेंडरी साइड रिफर करते हैं, मतलब सेकेंडरी साइड रिफर करते हैं मतलब N2 की साइड रेफर करते हैं, तो K की वैल्यू क्या होती है आपकी N2/N1। तो जो भी आपका कंपोनेंट होगा, चाहे वो आपका रेजिस्टेंस हो चाहे वो आपका रिएक्टेंस हो, उस टाइम पे उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका K² का। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, जब सेकेंडरी साइड रिफर करेंगे और जब प्राइमरी साइड रिफर करेंगे तो उस टाइम पे वो N1/N2 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा K² का। इट इज लाइक दिस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब प्राइमरी साइड लेंगे तो आपका N1/N2 होगा, सेकेंडरी साइड लेंगे तो यहाँ पे N2/N1। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन ट्रांसफरिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड मल्टीप्लाई बाय K², और व्हेन ट्रांसफरिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड। ठीक है, मतलब N2 से N1, मतलब जब सेकेंडरी से प्राइमरी साइड अपन रिफर करेंगे, मतलब R2 और X2 को जब अपन साइड R2 डैश और X2 डैश करेंगे तो उस टाइम पे ये वैल्यू आपकी आएगी। इसको अपन K² का डिवाइड करें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो जब अपन ने अपना प्राइमरी साइड रिफर किया है किसको, सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को, तो यहाँ पे जो आपका R2 यहाँ पे इस जगह आपका जो यहाँ पे जो आपका ये लाइक दिस, ये आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस यहाँ पे दिया हुआ था, इसको अपन ने R2 और X2 लिया था, तो ये वाला इसको अपन ने क्या किया, यहाँ पे R2 को अपन ने रेफर्ड कर दिया लाइक दिस। ठीक है, और X2 को भी अपन ने रेफर्ड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ आया? अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? जब भी कभी इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पूछा जाए तो उसको इस तरीके से अपन यूज करेंगे, जब अपन रिफर कर रहे हैं कहाँ पे, प्राइमरी साइड, और अपन ने यहाँ पे जो ये जो लिया हुआ है कंपोनेंट, उसमें अपन R2 डैश की जो वैल्यू है, R2 डैश की वैल्यू ली है R2/K²। बाय K² क्यों कर रहे हैं, मतलब उसमें अपन N1/N2 हो रहा है, इसलिए प्राइमरी साइड अपन कर रहे हैं। क्लियर?
सिमिलरली उससे क्या आ गया आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, जिसकी वैल्यू है आपकी R01, तो वो हो गया आपका R1 प्लस R2 डैश। सिमिलरली इक्विवेलेंट रिएक्टेंस भी आ गया आपका ट्रांसफर टू प्राइमरी साइड, वो आ गया X01 X1 प्लस X2 डैश। ऐसे आपका इसमें इम्पिडेंस भी आ गया, इसमें Z01 की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली जब आपका ये वैल्यू अपना यहाँ पे जब अपना प्राइमरी को जब यहाँ पे जो प्राइमरी में जो आपके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस थे, मतलब R1 को और X1 को जब इसको रिफर्ड किया, इसका मतलब यहाँ से X1 को अपन उठा के यहाँ पे ले गए सेकेंडरी साइड में, तो उसकी वैल्यू क्या है X1 डैश इज इक्वल टू K स्क्वायर टाइम्स ऑफ X1, मतलब पुराना वाला X1 और से मल्टीप्लाई किया आपने K स्क्वायर का, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या है आपकी N2 बाय N1, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे अपन R1 को भी ले गए, लाइक ये R1 को भी अपन ले गए। इसमें किसी को डाउट तो नहीं रिफर्ड में ना? इसी तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका जब अपन ने, तो क्योंकि जब अपन वोल्टेज रेगुलेशन का यूज करते हैं यहाँ पे, तो वोल्टेज रेगुलेशन का में भी इसका बहुत यूज आता है कि वोल्टेज रेगुलेशन के टाइम जब अपन ये वैल्यू ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपन ने जब ये वाले कंपोनेंट लिए हैं, तो उस केस में आपका जो R02 की वैल्यू आई है, या फिर इसको अपन और क्या बोलते हैं RES बोल लें या फिर XES बोल लें, उन वैल्यू को निकालने के लिए अपन इसको यूज करते हैं, है ना। ये वाला मैं पीडीएफ, क्योंकि अपन ये वाली सब चीजें देख चुके हैं, मैं बस रिवाइज करा रहा था। तो ये हो गया आपका टोटल इक्विवेलेंट सर्किट, इसमें सारे के सारे पैरामीटर्स अपन ने दिए हुए हैं, R1 X1, R2 X2, R0 X0, IW IM I0, ठीक है। और करंट की वैल्यू भी ली हुई है यहाँ पे, और सारे नोटेशन है इस तरीके से, लाइक दिस। ये इक्विवेलेंट सर्किट की तरह इसको बना के दिखाया है। और इसमें एक चीज और आएगी, जैसे अब आएगा आपसे वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी, ये दो टर्म आपके बचे हुए हैं, वो मैं और आपको बताता हूँ। हाँ, ट्रांसफार्मर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपन ने इसमें देखा था, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे जो V2 नॉट जो लिया हुआ है, इसको अपन ने क्या लिया है, इसको अपन ने लिया था E2, मतलब जो वोल्टेज आपका जो सेकेंडरी वोल्टेज आपका नो लोड कंडीशन पे हो, उसको अपन ने E2 लिया था। तो उसमें वोल्टेज रेगुलेशन में अपन ने क्या लिया था, E2 माइनस V2 डिवाइड बाई E2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सिमिलरली अपन ने वोल्टेज ड्रॉप भी लिया था, मतलब जो आपका E2 और V2 के बीच का जो डिफरेंस है, वो क्या है आपका I2 RES। अब इसको R02 बोल लें या फिर RES बोल लें, बात एक ही है। RES मतलब जो अपना R2 प्लस R1 डैश हम रहा था वो, और X02 क्या था आपका X2 प्लस X1 डैश, ठीक है। या प्लस माइनस के लिए मतलब क्या है, पॉजिटिव आप तब लेंगे जब लैगिंग पावर फैक्टर दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, और नेगेटिव कब लेंगे जब आपका इसमें लीडिंग पावर फैक्टर हो। लॉसेस कोर लॉस और कॉपर लॉस की तरह इसमें अपन ने बाइफरकेट किया हुआ है। कोर लॉस में आपका हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, और नेक्स्ट है आपका इसमें कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस मतलब सिंपल जो भी लॉस आपका चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग में हो या सेकेंडरी वाइंडिंग में हो, ठीक है। तो टोटल लॉस में आपका आयरन लॉस, कॉपर लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एफिशिएंसी अपन ने देखी थी, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट में क्या मतलब क्या है कि जब भी कभी अपन ट्रांसफार्मर की बात करी थी, तो जो भी आपका आउटपुट आपको मिलेगा इनपुट से, उसमें आपका लॉसेस भी कंसीडर हो जाएंगे, लॉसेस कंसीडर भी होंगे। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आपने इसमें इनपुट कंपोनेंट लिया हुआ है, उसको अपन ने किससे इंडिकेट किया हुआ है, उसको अपन लिख रहे हैं दैट वैल्यू ऑफ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, इस तरीके से इसमें आ रहा है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी में अपन डेरिवेशन किया था, मतलब डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। तो उससे जो वैल्यू आई थी वो क्या आया था आपका कि आयरन लॉस की वैल्यू और कॉपर लॉस की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर रहेगी।
ठीक है ना। ऑल डे एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो भी एफिशिएंसी आपको 24 आवर्स मिले किलोवाट आवर के रेंज में, जो भी आपका मल्टीप्लाई, अब ऐसे किलोवाट तो आपकी रेटिंग हो गई, ठीक है। अब आवर इसमें ले रहे हैं क्योंकि अपन इसको 24 घंटे के लिए, मतलब 24 आवर के पीरियड के लिए, इंटरवल के लिए इसको लिया जाता है। इस एफिशिएंसी को अपन ऑल डे एफिशिएंसी इंडिकेट करते हैं। फिर अपन ने देखा था ट्रांसफार्मर टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है ना। ये डायग्राम था उसका, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और एमीटर। तो उसमें जो अपन ने पैरामीटर फाइंड आउट किए थे वो ये लिखा हुआ है, मतलब ये IW, IM, R0, X0, ये वाले पैरामीटर, मतलब शंट ब्रांच के पैरामीटर्स अपन किस में कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ओपन सर्किट टेस्ट से। सिमिलरली जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट अपन ने फाइंड आउट किया था, इसका मतलब क्या है, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि वाइवा में भी ये चीज पूछा जाता है कि यहाँ पे जो ओपन सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म होता है वो हमेशा आपका लो वोल्टेज साइड परफॉर्म होता है, और उसमें हाई वोल्टेज साइड जो है वो वहां पे क्या होता है, उसमें ओपन रहती है टर्मिनल, ठीक है ना। और जब भी कभी इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात होती है तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा आपका हाई वोल्टेज साइड, मतलब जहां पे वोल्टेज रेटिंग आप मान लीजिए आपका 110/220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो उसके लिए क्या होगा, आपका 220 वोल्ट के ट्रांसफार्मर में अपन इसमें सप्लाई देंगे, अपने ऑटो वोल्टेज सप्लाई दे देंगे। फिर अपन इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे, देन आफ्टर ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्ट मीटर, वाट मीटर और एमीटर, इसको कनेक्ट करके फिर हाई वोल्टेज साइड इसको रखेंगे अपन, और जो लो वोल्टेज साइड है उसको अपन शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, है ना। और इससे ही अपन ने इसके पैरामीटर्स निकाले थे और इसका फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। एक PDF फाइल तो ये है, ये मैं आप लोगों को शेयर करूँ क्योंकि आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, इसलिए मैंने एक बार इसको ब्रीफ रिव्यू दे दिया। एक नोट्स वाली भी उसमें आपकी PDF फाइल है, जिसमें जो जो अपने टॉपिक पढ़े हुए हैं ट्रांसफार्मर के उनके बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, मतलब DC के कंसेप्ट, इसमें DC के लिए कैसा होगा, ट्रांसफार्मर का टाइप कैसा होगा, कोर टाइप, शेल टाइप, ये सभी आप EMF इक्वेशन, ये सब पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में भी है जो अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें लॉसेस, और इसके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल, मतलब जो जब भी अपना EMF इक्वेशन के टर्म्स में इसको अपन देखेंगे तो उसको कैसे देंगे, तो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ये वाला डॉक्यूमेंट भी है अभी क्लास के बाद, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर में जो अपन ने अभी तक देखा था वो सब ये हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या ट्रांसफार्मर पे, कि अपन आगे बढ़े इसमें आप? हेलो सर। हाँ सचिन बोलो। सर परसेंट रेगुलेशन की वैल्यू क्या थी सर? लास्ट क्या बेटा, फिर क्वेश्चन से में बोलो। सर परसेंट रेगुलेशन, किसकी वैल्यू? सर परसेंट रेगुलेशन। समझ नहीं आ रहा यार, क्या बोल रहे हो? सर वो परसेंट रेगुलेशन की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, रेगुलर जो न्यूमेरिकल अपन ने कराया था कल, यस सर। हाँ उसमें रेगुलेशन की वैल्यू ये है 2.2%, ये रही। सर रॉन्ग आ रही है। क्या बेटा? रॉन्ग आ रही है सर। आपकी क्या आ रही है वैल्यू? तो मेरी 7 समथिंग आ रही है, 7%। तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो बेटा, अभी क्लास में भी। और बताओ बेटा कि और किसी की आई है 2.2% इसमें रेगुलेशन की वैल्यू जो अपन ने न्यूमेरिकल किया था? यस सर, मेरी भी 7.008% आ रही है। बाकी तो इसको एक बार सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। एक बार चेक करना है इसमें कैलकुलेशन, है ना। तो ये तो था ट्रांसफॉर्मर वाला। सचिन मैं इसको बता दूंगा आपको, इसमें कैलकुलेट करके कैसे इसमें वैल्यू आई है, ठीक है। ओके सर। तो यहां तक तो इसमें ट्रांसफॉर्मर कंसेप्ट था। अब जो इसमें अब नेक्स्ट जो है आपका वो पोर्शन इसमें ये है कि अगर अपन इसको देखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मतलब इसमें क्या है,
यूनिट फोर्थ में दो है, एक आपका ट्रांसफार्मर है और दूसरा जो है इसमें आपका वो आपके 3 तरीके की मशीन है, ठीक है ना। मतलब जिसमें सिंपल क्या है आपका कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला जो है इसमें मतलब ट्रांसफार्मर क्या हो गया, वो तो आपका रोटेटिंग हो गया। अब ये क्या है, सॉरी ट्रांसफार्मर आपका स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी मशीन। अब ये सब क्या होंगे, अब आपके ये आपके रोटेटिंग की तरह काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है नंबर 1 इज द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन। सबसे पहला ये है एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब डीसी मशीन में क्या क्या चीज होती है और उसको उसमें किस तरीके के अपन इसमें एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये वाला है। सेकंड इसमें ये है आपका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। एंड द थर्ड जो है वो आपका इसमें है कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले ये जो मशीन है ये आपका डीसी है और सेकंड नंबर की और थर्ड नंबर की इसमें जो दिया हुआ है ये दोनों मशीन जो है दीज आर द एसी मशीन लाइक। ये भी आपकी एसी मशीन है और ये वाली भी आपकी एसी मशीन है। एसी मशीन मतलब जो आपकी एसी सप्लाई पे यहाँ पे काम करेगी उसको, ये भी आपकी एसी मशीन है, ठीक है ना। मतलब इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन। तो अपन बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें सिर्फ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, बाकी जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे इसमें तो आपका जब इलेक्ट्रिकल मशीन्स एक अलग ही आपका सब्जेक्ट है जिसमें अपन ये जिसमें आप लोग ये वाली मशीन फिर से एक बार और पढ़ेंगे और उसको बिल्कुल ब्रीफ एनालिसिस करेंगे उसमें। मतलब उसमें सारे के सारे वोल्टेज करंट के वेवफॉर्म, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे के सारे इसमें पैरामीटर्स वो अपन लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें डीसी मशीन से, ठीक है। आज मैं इसमें ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ आपको तीनों मशीन का कि अपन किस तरीके से इसमें मशीन को इसमें यूज करके इसमें देख रहे हैं। सबसे पहले अगर डीसी मशीन की मैं आपसे बात करूं तो डीसी मशीन के बारे में अगर मैं आपसे बोलना चाहूं तो इसमें अगर अपन इसमें डायग्राम देखें, जैसे ये है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, जैसे आपको सामने दिख रहा है। इसमें जो आउटर बॉडी है, आउटर बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, आउटर बॉडी इज द स्टेटर। जब भी कभी कोई भी आउटर बॉडी अपन इसमें सिलेक्ट करते हैं तो आउटर बॉडी आपकी एक तरीके की इसमें आपकी स्टेटर हो जाती है, जिसको हम बोल रहे हैं दिस इज अ स्टेटर आपका है इसमें, है ना, लाइक दिस, ठीक है। अब ये तो आपका स्टेटर हो गया। अब यहाँ पे स्टेटर मतलब आपका स्टेशनरी पोर्शन, और उसको अपन और क्या बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ स्टेटर फ्रेम। मतलब जो अपन ने ढांचा ऊपर के साइड रखा हुआ है इसमें मशीन में, जो आउटर बॉडी आपको दिखती है वो आपका स्टेटर फ्रेम होता है। और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ योक, उसको अपन लोग योक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज तो ये हो गई आपकी कि इसमें आपका स्टेटर हो गया। अब अंदर का जो आपका इसमें ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन हो रहा है, क्योंकि इसको अपन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो टाइप की वाइंडिंग होती हैं, देयर आर 2 वाइंडिंग्स, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स, ठीक है। वाइंडिंग का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले एक इसमें होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और सेकंड होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। One is field winding and second one is armature winding. है ना। अब जब भी कभी फील्ड वाइंडिंग के बारे में बात होती है तो डीसी मशीन में हमेशा ये चीज आप याद रखना
कि फील्ड वाइंडिंग का जो अरेंजमेंट है, तो यार इसमें actually पसीना आ रहा है। फील्ड वाइंडिंग का जो अरेंजमेंट होता है, फील्ड वाइंडिंग को हमेशा आप लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं? फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द स्टेटर। स्टेटर मतलब जो आपका स्टेशनरी पोर्शन रहता है उसमें आप फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं। और जब भी कभी आपका इसमें किसकी बात करते हैं अपन? आर्मेचर वाइंडिंग की बात करते हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑलवेज इन द रोटर साइड। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो फील्ड वाइंडिंग मतलब क्या है? यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग हमेशा क्या होगी आपकी? स्टेटर में, स्टेटर में आप कनेक्ट करेंगे। और आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी इसमें डीसी मशीन में, वो कहाँ होगी? आपकी रोटर साइड। ठीक है, इज इट क्लियर? इनिशियल समझ आया डीसी मशीन का? अब इसमें बाकी जो पैरामीटर है मैं आपको बता देता हूँ। एक इसमें कनेक्ट जो नेक्स्ट जो है इसमें, सॉरी नेक्स्ट इसमें जो है वो अपन इसमें, इससे मैं आपको अब लेजर पॉइंट से बताता हूँ। यहाँ पे ये तो है आपका शाफ्ट, ये जो अपन ने बनाया हुआ है। अब शाफ्ट मतलब क्या रहता है कि जो भी चीज अपन को रोटर से कनेक्ट होती है, जैसे मान लीजिए कि डीसी मशीन का जो ऑपरेशन होता है, इट्स ऑपरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कोई बताएगा डीसी मशीन का ऑपरेशन टू टाइप्स में कैसे करते हैं अपन? मतलब ऑपरेशन या फिर जो डीसी मशीन को अपन वर्क करते हैं वो दो टाइप से कैसे करते हैं? तो बताएगा क्लास में से? बताएं बेटा, कोई भी बता दो। डीसी मशीन पढ़ी है ना आप लोगों ने? बताओ डीसी मशीन को अपन किस तरीके से कैटेगराइज क्लासिफाइड करते हैं, कि किस तरीके से अपन इसको स्टडी करेंगे, उसका एक्शन कैसे होगा? बताओ यार, भूल गए क्या? अच्छा, किसी भी मशीन का जो है एक्शन होता है वो किस तरीके से अपन करते हैं, ये बता दो। क्या हुआ? बताओ भाई, कैसे करेंगे डीसी मशीन का इसमें एक्शन? जल्दी बताओ और आगे बढ़ें। डीसी मशीन को या कोई सी भी एसी मशीन में है, उसको अपन किस तरीके से, चलो मशीन को किस तरीके से यूज करते हैं ये बताओ आप, इसका जवाब दे दो। उसका प्रिंसिपल किस तरीके से काम आता है, बताएं। बताओ यार, कोई भी बताओ, जल्दी बताओ। हम्म, सचिन बताओ बेटा, डीसी मशीन का क्लासिफाई कैसे करते हैं अपन? किस तरीके से इसको यूज करेंगे अपन मशीन को? सचिन, प्रिया, कोई भी बता दें। सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है इसका जवाब देने में? सर डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। हाँ वेरी गुड, यही तो है। मतलब डीसी मशीन को अगर अपन क्लासिफाइड करते हैं या उसका एक्शन देखते हैं, तो उसमें या तो अपन को डीसी मशीन को एज अ मोटर की तरह देखेंगे, ठीक है, या फिर एज अ डीसी जनरेटर की तरह। बिल्कुल सही जवाब दिया है इसमें।
अब डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब भी कभी मोटरिंग एक्शन होता है, इसका मतलब क्या है कि मोटर एक्शन में अपन क्या करते हैं, जैसे अपन एक घर में भी अपन एसी मोटर यूज करते हैं और उसको अपन टिल्लू पंप बोलते हैं। वो आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है, जहाँ 3 फेस कनेक्शन है वहाँ 3 फेस इंडक्शन मोटर भी यूज होता है। तो मोटरिंग एक्शन मतलब ये है कि आप उसमें सप्लाई देते हैं और उसमें से फिर शाफ्ट का जो रोटेशन होता है, उस शाफ्ट के रोटेशन से आप आउटपुट लेते हैं उसमें। यही होता है ना। इसका मतलब क्या है कि मोटर में हमेशा क्या होगा, मोटर में अपन लोग हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जब भी कभी मोटरिंग एक्शन होगा तो उसमें हमेशा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी आप सप्लाई दे देंगे उसको अपन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें आपका, जिसको अपन किससे इंडिकेट कर रहे हैं, वी विल इंडिकेट इट एज अ जनरेटर लाइक दिस। ठीक है, जिसको अपन जनरेटर से बोल रहे हैं। अब जनरेटर में क्या होता है कि जनरेटर के लिए हमेशा जब भी अपन को इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना हो, है ना, तो उसके लिए अपन जनरेटर का यूज करते हैं। तो फॉर द जनरेटर अपन लोग क्या करते हैं, उसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जब भी कभी आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए जो अपन यूज करते हैं, वी विल यूज द जनरेटिंग एक्शन, है ना। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपका शाफ्ट कनेक्टेड है। अब ये जो शाफ्ट अपन कनेक्ट किया हुआ है, इस शाफ्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल मतलब क्या है कि मतलब ये दिक्कत दे रहा है ये पॉइंटर। अब इस शाफ्ट का इंपॉर्टेंट रोल कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका इंपॉर्टेंट रोल ऐसे है आपका कि जब भी कभी अपन इसमें मोटरिंग एक्शन की बात कर रहे हैं, तो मोटरिंग एक्शन की बात कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल रही है इसमें इनपुट में, और आउटपुट में आपने इसमें मैकेनिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट करनी है। जैसे लाइक दिस, मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन आए, शाफ्ट की तरफ देखिए आप, तो शाफ्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें कि यहाँ पे आपने सप्लाई दे दी है। सप्लाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दी हुई है, शाफ्ट के रोटेशन से अपन को मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, मतलब एक ही मशीन को अपन दो तरीके से यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अपन कैसे उसमें सप्लाई दे रहे हैं, कैसे आपका इनपुट है और कैसा आपका आउटपुट है। ठीक है ना। या फिर मैं क्या कर रहा हूं, फॉर जनरेटिंग केस, इस शाफ्ट को किसी एक एक्सटर्नल डिवाइस से या किसी भी प्रेशर से या किसी अनदर मोटर से इस शाफ्ट को मैं रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये, क्योंकि क्या है, ये शाफ्ट से आपका आर्मेचर कनेक्टेड है तो इसका आपका रोटेशन होता है। ये अंदर का इनर साइड जो पूरी की पूरी है, ये पूरी की पूरी जो है, ये दिस होल इज द रोटेटिंग कंपोनेंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, रोटेटिंग कंपोनेंट है। तो इसमें जब अपन इसको शाफ्ट को घुमा रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे जब शाफ्ट को घुमा रहे हैं तो उसमें अपन मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी से अपन को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन को मिल रही है। समझ आया। और यहाँ पे स्टेटर में आपका फील्ड वाइंडिंग पूरा कनेक्टेड है और रोटर में अपन ने क्या कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे अंदर की साइड वो अपन ने आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की हुआ है। अब आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा आपका क्या रहता है, जो जनरेशन होता है वो आपका एक तरीके का एसी जनरेशन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपन यूज करें कम्यूटेटर, अब इस कम्यूटेटर का काम क्या रहता है, कम्यूटेटर का काम ये है कि जो भी आपकी एसी सप्लाई मिल रही है या आपको एसी करंट मिल रहा है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और आपको आगे सप्लाई दे देगा। ब्रश का काम क्या रहता है, ब्रश आपको जो भी इसमें करंट आपको मिल रहा है उस करंट को कलेक्ट करता है। ठीक है, मतलब इसमें मेन जो इसमें कंपोनेंट है, फील्ड वाइंडिंग जो अपन ने स्टेटर में कनेक्ट करी हुई है, आर्मेचर वाइंडिंग जो अपन ने रोटर में कनेक्ट करी हुई है, शाफ्ट जिसको अपन रोटेटिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो आपका डिसाइड करता है कि वहां अपन शाफ्ट से अपन आउटपुट ले रहे हैं या शाफ्ट से अपन इनपुट ले रहे हैं। तो वो आपका मोटरिंग एक्शन या जनरेटिंग एक्शन अपन को बताता है।
कम्यूटेटर का काम रहता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, क्योंकि इसमें आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा आपकी एसी सप्लाई आपको मिलती है। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है आपका इसमें वो आपका है ब्रश। तो ब्रश का काम रहेगा आपका कलेक्शन ऑफ करंट का। ठीक है, ये डायग्राम भी इसी तरीके से आपका दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NS ये वाला प्रेजेंटेशन भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो ये डायग्राम आप लोग बना लेना। अब यहाँ पे ये सर्कल जो है, मतलब ये आपका एक पूरा का पूरा आउटर बॉडी है। सबसे पहले NS कंपोनेंट जो अपन ने नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये एक तरीके का अपन ने मैग्नेट यूज किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया हुआ है, स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग यूज कर रहे हैं। सिमिलरली जो आपका रोटर अंदर के साइड आपको ये दिख रहा होगा, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं पूरी इधर की साइड। तो स्टेटर में हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग, और अंदर की साइड जो हो गई आपकी, वो आपकी हो गई इसमें आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, बाकी वही आपके दिए हुए हैं। कम्यूटेटिंग पोल, मतलब यहाँ पे जो अपन ने यहाँ पे NS पोल रखे हुए हैं, इसको अपन कम्यूटेटिंग पोल बोल रहे हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। अब अंदर यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी यहाँ पे जो कनेक्ट किया हुआ है, वो यहाँ पे अपन ने क्या किया हुआ है, कम्यूटेटर कनेक्ट किया हुआ है। कम्यूटेटर का काम क्या रहेगा कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो भी आपको एसी सप्लाई मिल रही है या एसी करंट मिल रहा है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे अपन, और उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्ट है वो आपका शाफ्ट कनेक्टेड है। ठीक है, और एक चीज और है, ये जब भी कभी अपन फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग की बात करते हैं, तो उन दोनों वाइंडिंग के बीच में आपका एक एयर गैप रहता है। ठीक है, उसको भी अपन इसमें देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है, दिस इज अ कंप्लीट, ये पूरा अपर पोर्शन, ये पूरा का पूरा जो है, ये आपका स्टेटर है, और अंदर के साइड जो है, ये आपका पूरा का पूरा इसमें आपका रोटर है। यहाँ आपने स्टेटर भी कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ आपने रोटर भी कनेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम है। इसी तरीके से इस डायग्राम के बारे में अपन और देख रहे हैं। इसमें एक बार और बता दूं मैं आपको, ये देखिए जो अपने डायग्राम पिछली इसमें स्लाइड में देखा, वो भी यही बना हुआ है। ये N पोल S पोल, मतलब 4 पोल मशीन अपन ने दी हुई है। 2 पोल भी होती है। जैसे जैसे आपको मशीन की रेटिंग बढ़ानी होती है, वैसे वैसे आप इसमें नंबर ऑफ पोल्स भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे NS ये दिया हुआ है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अपने यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है स्टेटर में ऊपर के साइड, है ना। और फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करें, मतलब अपन ने फील्ड सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं, प्लस माइनस पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, पोल्स मतलब क्या है, पोल एक तरीके का ढांचा है जिसमें अपन वाइंडिंग को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, योक क्या है, योक आपका पूरा का पूरा एक आउटर बॉडी, जिसके अंदर अपन पूरा का पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। और आर्मेचर, ये क्या है आपका आर्मेचर वाइंडिंग, अंदर की साइड है आपकी रोटर की साइड। क्लियर है ना। ये देखिए इसका डीसी मशीन का आपका फंडामेंटल, मतलब 2 तरीके से इसको अपन करते हैं, जैसे रजय ने बताया था अभी, कि जनरेटर एक्शन और मोटर एक्शन। क्लियर। तो कल की क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपका इसमें डीसी मशीन की वाइंडिंग अरेंजमेंट होगा या जो भी अपना होगा, है ना। अभी तक इसमें डीसी मशीन कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए इसमें अब 11 बज गए हैं, तो आज कल थोड़ा सा अपन ज्यादा इसमें ले लेंगे मशीन वाला पोर्शन डीसी मशीन का। ठीक है सर। हाँ पूछो बेटा। सर एट प्रेजेंट रियल लाइफ में डीसी मशीन से यूज होती हैं क्या? क्या कह रहे हो, फिर से कमल भैया साफ करना है। कोई क्या कह रहे हो? सर ये डीसी मशीन कहाँ यूज होती हैं? डीसी मशीन अभी कहीं कहीं इंडस्ट्री में, कहीं वैसे अब इसका एक्चुअली क्या है, शुरू में जो स्टार्टिंग में जब सब वो हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, तो डीसी से ही स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले डीसी सप्लाई आई थी, उसके बाद एसी सप्लाई आई थी। तो अभी एट प्रेजेंट डीसी मशीन का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। कुछ कुछ इलेक्ट्रिक इंजन रहते हैं, जैसे जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होती, तो वहाँ पे डीसी मशीन का यूज हो जाता है। या कभी कभी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में भी डीसी मशीन का भी यूज हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं इसका एप्लीकेशन है अभी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो सर